अच्छा कंटेंट हो, एक अच्छा नोट्स हो, ताकि जब आप फ्रेम करें या जो रैंडम क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम हॉल में, आपके पास अगर किसी भी टॉपिक का एक अच्छा कंटेंट हो, हर एक डायमेंशन में पढ़ा हुआ हो, तो होता क्या है कि आप आसानी से वहाँ पे फ्रेम कर पाते हैं। आसानी से आंसर को स्ट्रक्चर कर पाते हैं। चाहे वो इंट्रोडक्शन की बात होती है, चाहे वो फीचर्स की बात होती है, सिग्निफिकेंस की बात होती है, अलग-अलग डायमेंशन की बात होता है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, तो उसमें आप सोच पाते हैं। जब आप इस तरह का लिख पाएँगे, उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहा है, क्या क्रिटिक्स है, आलोचनात्मक विश्लेषण उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस, उसके बाद उसका कंक्लूजन, कुछ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होता है, कुछ गवर्नमेंट का स्कीम्स है, कैंपेन है, लास्ट में आप सजेशन देते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, किसी भी आपका कोई भी टॉपिक पे आप नोट्स बना रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो ये तरीका है कि उसका हर एक पहलू को हम लोग टच करते हुए आंसर मतलब उसका शॉर्ट नोट्स बनाएँ। ये नोट्स बनाने के बाद एक तरीका होता है कि जब हम लोग 7 पेज, 8 पेज, 9 पेज में मान ली कोई टॉपिक पे बनाएँ, उसके बाद उसका एक सिनॉप्सिस भी बनाना है। सिर्फ़ नोट्स नहीं, नोट्स के साथ-साथ मान लीजिए आपने 8 पेज में लिखा, एक ठीक-ठाक डिटेल्स हो गया, हर एक डायमेंशन को टच कर लिए। उसके बाद प्रयास करें कि एक सिनॉप्सिस बनाएँ। सिनॉप्सिस इसलिए बनाना होता है ताकि वो एक माइंड मैप है। हम कैसे उसमें क्या-क्या है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उसका इंट्रोडक्शन है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्या उसका फीचर्स रहा है, क्या वो लिमिटेशन उसकी क्या रही है, वो सारा कुछ आपका एक माइंड मैप में दिखना चाहिए। कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट प्लेस का बात किया गया है, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट स्कीम है, कोई रिसेंट डेवलपमेंट्स हुआ है उससे संबंधित तो उसका चर्चा करते हैं। तो सारा कुछ एक जगह आपका होना चाहिए। वो सारे सब्जेक्ट्स में, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी ज्योग्राफी हो, साइंस एंड टेक हो, जीएस 1 का हिस्ट्री हो, करंट अफेयर्स हो या आपका एसे हो। ये कब होगा? जब आपके पास एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा नोट्स बना होना चाहिए, तभी आप आंसर राइटिंग करें। अदरवाइज़ उस आंसर राइटिंग का कोई औचित्य नहीं है। बहुत सारे कोचिंग, बहुत सारे संस्थान ने शुरुआत कर दिया कि आप आंसर राइटिंग करिए। कोई मतलब नहीं उस आंसर राइटिंग का, कहीं भी। पहले आप थोड़ा पढ़ें, मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिला, तो उस क्वेश्चन पे आप रीड करके आएँ, गो थ्रू होकर के आएँ। क्या है उसके बारे में? मान लिया आप एमएसएमई के बारे में एमएसएमई के बारे में आप जानते ही नहीं हैं। माइक्रो क्या होता है, स्मॉल क्या होता है, मीडियम क्या होता है, कौन-कौन सा स्कीम है, एमएसएमई समाधान है। तो वो जब तक आप स्कीम नहीं पढ़े हैं, आपके बारे में उसको पता नहीं है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसमें कौन-कौन से सेक्टर्स आते हैं, कौन-कौन से इंडस्ट्री आ सकते हैं, उससे संबंधित क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है, क्या पहल है। जब ये सब आपके पास रहेगा तब तो उसको आप फ्रेम करेंगे। मेन आंसर राइटिंग क्या होता है? फ्रेमिंग करना। आपको एक लिमिटेड वर्ड दिया गया है, लिमिटेड समय दिया गया है, उसमें आपको बेहतर करना है। ऐसे तो कोई भी अच्छा लिख सकता है, कोई भी बोल सकता है। अगर किसी को अनलिमिटेड टाइम दे दिया जाए, अनलिमिटेड वर्ड्स रहे, तो लिख देगा। लेकिन यहाँ पे लिखना नहीं, यहाँ पे आपको लिमिटेड समय और लिमिटेड वर्ड्स में ही लिखना है और एक बेहतर लिखना है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिलेटिव सक्सेस, रिलेटिव आपकी कॉपी एबिलिटी होती है। जिसका बेहतर होता है उसको फिर उसका ऊपर ऑटोमेटिक मार्क्स जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाते हैं नोट्स, कैसे फ्रेम करना है, कैसे हर एक डायमेंशन को टच करना है। न्यूज़पेपर का भी एडिटोरियल कैसे यूज़ किया जाता है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, जीएस 1 का हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ऐसे में भी साथ-साथ हम लोग कैसे उसको अभी जो मैगज़ीन मेंस 365 है, उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो वो सारे कंटेंट को हम लोग जो रिसोर्स है, उसको हम लोग देखेंगे पहले कैसे नोट्स बनाते हैं, कुछ हम एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं। कल भी कुछ दिखाया था, आज भी कुछ हम लोग शेयर कर रहे हैं, इसको देखिए। बिल्कुल। मैं कहना चाहूँगा छात्रों से कि जो भी छात्र इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कृपया 9572799127 इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। कल एक्चुअली हुआ क्या था कि ये स्क्रीन शेयर होने में कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, इसलिए स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। आज के बाद से ये टेक्निकल एरर नहीं रहेगा।
Okay, sir, it's visible. Okay, sir. दिख Fine. रहा है ये? Fine, विजिबल है? fine. Yes. देखिए यही है आपका ये नोट्स है। जैसे मुंडा रिवोल्ट या बिरसा मुंडा पे है। इसको हम लोग बोलते हैं माइंड मैप या सिनॉप्सिस। कैसे हमारा जो नोट्स बनेगा, कौन-कौन डायमेंशन को हम टच करेंगे, उसके रोल, ट्राइबल मूवमेंट्स जो मुंडा रिवोल्ट से पहले हुआ है, अलग-अलग जो आपका डायमेंशन है, कहाँ-कहाँ ओरिजिन हुआ, कहाँ स्प्रेड हुआ, उसको कैसे दबाया गया, उसका क्या इम्पोर्टेंस रहा, साथ-साथ क्या कॉन्सिक्वेंस रहा और कंक्लूजन। अभी देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिए हैं, उसको हम उलूगल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। चाहे बॉक्सर रिबेलियन ऑफ इंडिया इसे भी कहा जाता है। इससे पहले बहुत सारे जो भी रिवोल्ट हुए हैं, उसके बारे में शॉर्ट में चर्चा कर दिया गया है। यहाँ पे बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। खुदकट्टी सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, उस समय बिरसा मुंडा के समय था। कौन-कौन से रीजन है, सोशल है, कल्चरल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल में देखिए अब उसके साथ-साथ यहाँ पे हम लोग डायग्राम भी बना दिए हैं बिहार और झारखंड का, जहाँ पे ये रीजन है, छोटा नागपुर रीजन का। बिरसा मुंडा कहाँ जन्म लिए थे? उलियातू विलेज में जन्म लिए थे। कौन-कौन सा फेज, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। फर्स्ट फेज में क्या हुआ था? उन्होंने विरासत सेक्ट का स्थापना किया था। गुरु आनंद पांडे से मोटिवेटेड थे, बाद में वैष्णव अपना लिए थे। अल्कोहल और एनिमल सैक्रिफाइस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मोरल इम्प्रूवमेंट। आप देख पा रहे हैं कि इसको हम हर एक डायमेंशन को टच किए हैं। सेकेंड फेज में फिर क्या-क्या हुआ, कैसे उस ब्रिटिशर्स ने उसको आंदोलन को सप्रेस करने का प्रयास किया, लेकिन सप्रेस करने से पहले उससे पहले हम लोग कैसे बिरसा मुंडा ने लड़ाई किया और लास्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेपरेशन का कंडीशन होता है। ये उसके बाद देखिए क्या कॉन्सिक्वेंस रहा है और साथ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, उसका भी रीज़न लिखे हैं। अब इसको क्या है, अब मान लीजिए यही प्रश्न आ जाता है कि व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ बिरसा मुंडा या मुंडा रिवोल्ट, कि मुंडा विद्रोह का क्या लिमिटेशन था। उसमें आप ये उसको आप बता सकते हैं कि या वो क्यों सक्सेसफुल नहीं रहा। इस पॉइंट को ज़्यादा फोकस करेंगे। थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देंगे, उसका रीज़न बता देंगे, रीज़न का एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उसके बाद इस पे फोकस करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्या-क्या फिर अचीवमेंट्स रहा, कुछ सिस्टम को फिर से रिस्टोर कर लिया गया। छोटा नागपुर टेनांसी एक्ट जो अभी भी इम्प्लीमेंट है झारखंड में। इम्पोर्टेंस ऑफ मूवमेंट, ऑब्जेक्टिव लेवल पे, आइडियोलॉजिकल लेवल पे, उसमें देखिए सारा बात लिखा गया। कौन सा आइडियोलॉजी का डेवलप किया गया था, मोनोथीज़्म का, इंटरनल प्यूरिफिकेशन का, आंतरिक शुद्धिकरण, सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मोरल इम्प्रूवमेंट, नैतिक सुधारपन। देख पा रहे हैं फिर लीडरशिप में क्या-क्या हुआ। एक लीडरशिप मिला जो आगे के मूवमेंट में भी वो दिखा कि हम लोग अंग्रेज के विरुद्ध खड़ा हो सकते हैं और लड़ सकते हैं। पीपल्स पार्टिसिपेशन, एक लार्ज लेवल पे लगभग 6000 पीपल पार्टिसिपेट किए और ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाई लड़े। प्रोग्राम लेवल पे कैसे हम लोग प्रोग्राम किए, उसको कैसे योजना बनाए और साथ-साथ अलग-अलग चीज़ों पे साथ में कंक्लूजन। उसमें भी देखिए लास्ट में हमने दिया है अलग-अलग जो हम लोग का कीवर्ड्स है, लिकर बैन, मल्टीथीज़म, एनिमल सैक्रिफिकेशन, सुपरपोज़िशन, मोरल इम्प्रूवमेंट, ये सारा कीवर्ड्स है। जब आप कोई भी नोट्स बनाते हैं तो उसमें प्रयास करना है कि उससे संबंधित कौन-कौन से कीवर्ड्स है, उसको ज़रूर हाइलाइट करें। एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि आपको 2 पेन यूज़ कर सकते हैं, एक ब्लैक और एक ब्लू। अगर आप ब्लैक से लिख रहे हैं, तो ब्लू से अंडरलाइन कर सकते हैं। आप ब्लू से लिख रहे हैं, तो ब्लैक से अंडरलाइन करिए। उससे क्या होगा कि एग्ज़ामिनर को विज़िबल होगा। अगर टाइम नहीं है, देन इट्स ओके, सेम पेन से कर दीजिए। लेकिन अगर आप हैबिट में ले आएँगे इसको, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा, 4 पेज, साढ़े 4 पेज में लिखा, उसके बाद या 1 पेज लिखा, हाइलाइट तुरंत कर दीजिए। कितना देर लगेगा? 10 सेकंड लगेगा। जस्ट अंडरलाइन कर देना है। तो ये आप एग्ज़ामिनर को कितना आप एग्ज़ामिनर फ्रेंडली आप आंसर लिखते हैं, क्योंकि जितना उसको तकलीफ होगा, उतना नंबर आपका घटेगा। इसलिए ये
जो भी नोट्स हो या जो भी आपका आंसर हो वो एग्जामिनर फ्रेंडली हो। देखिए ये संतान रिवोल्ट का है, ये भी इसमें ऐसे ही बना दिया गया है। पूरा ये माइंड मैप है, हम लोग सारा उस पे पहले रोल क्या है, बैकग्राउंड क्या रहा है, बिगिनिंग कैसे हुआ है, इम्पोर्टेंस क्या-क्या है, कंसीक्वेंस क्या है, कंक्लूजन क्या है। देखिए इसमें चर्चा किया गया है, चाइना का टाइपिंग रिवॉल्ट्स के बारे में चर्चा किया गया है, उससे तुलना किया गया था। अलग-अलग क्या कॉजेज़ रहे थे, इकोनॉमिक कॉज, एग्रीकरियन कॉज, फॉरेस्ट इश्यू, फॉरेस्ट राइट बंद कर दिया गया था, एम्प्लॉयमेंट इश्यू था, रेलवे लाइन्स बनाया गया लेकिन बहुत लेस बेस पे या फर्स्ट लेवल पे, रिलीजियस इश्यू, धार्मिक कारण था, सोशल इश्यू जिसमें मानवीय सिस्टम जो उस समय था उसको टर्मिनेट करने का प्रयास किया गया, बंद करने का प्रयास किया गया था ब्रिटिश सिस्टम के द्वारा। पॉलिटिकल इश्यू क्या था वहाँ पे, पराब पंचायत, ये सब कीवर्ड्स है। जब ये लिख रहे हैं तो उससे एक अलग लगता है कि हाँ, सारा कीवर्ड्स को इन्वॉल्व किया गया है और उसको अंडरलाइन कर देते हैं। इमीडिएट कॉज क्या रहा था उस समय, जो दिगु है, महाजन से, साहूकार से, बिगिनिंग कैसे हुआ, फेज 1 में क्या हुआ, उसका एक्सपेंशन कैसे हुआ, ठाकुर बोंगा, फिर सेपरेशन कैसे किया गया ब्रिटिश के द्वारा, फिर कंसिक्वेंस क्या-क्या रहा, संथाल परगना नया बना, उसको टैक्स को इवैक्यूएट किया गया था, मांझी सिस्टम को फिर से रिस्टोर किया गया, ग्राम प्रधान को फिर से रिकॉग्नाइज किया गया। क्यों फेल्ड रहा, फेल्ड एट सम एक्सटेंट, रिसोर्स कम था, कन्वेंशनल आर्म्स था, उस तरह का लीडर नहीं था जितना सिद्धू कौना के बाद, उसके बाद उस तरह का प्रोमिनेंट लीडर नहीं आ पाया। तो ये लिमिटेशन हो गया, क्रिटिक्स कह सकते हैं जिसको। और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इम्पोर्टेंस क्या-क्या रहा, ऑब्जेक्टिव लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, आइडियोलॉजिकल लेवल पे, प्रोग्राम्स। देखिए उसको भी जिस तरह से हम लोग मुंडा में काम किए थे, इसे उसी तरह से स्ट्रक्चर्ड किया गया है। और साथ में लास्ट में कंक्लूजन। ओवरऑल द संथाल रिबेलियन ऑफ 1855 is very important in tribal movements due to its cause, in consequence and importance। तो इसमें आप ये देखिए तैयार किया हुआ इंट्रोडक्शन है। वहाँ पे क्या होगा, अगर एक प्रश्न आता है, इस तरह का प्रश्न आता है संथाल रिबेलियन से, तो आप लास्ट में इसको इंट्रोडक्शन में ये कंक्लूजन में दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन में जो हमने बात किया नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री पे, जो कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ है, या बॉक्सिंग टाइपिंग रिवोल्ट से तुलना किया चाइना का, ये सब क्या है, कीवर्ड्स है। इसको आप जब आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे तो थोड़ा-सा अलग लगेगा, या ये हैबिट में होना चाहिए। लेकिन कब हैबिट में आएगा, जब आपके पास ऐसा नोट्स हो। देखिए पाला आर्ट है, पाला आर्ट को भी कितना इसमें पूरा सिनॉप्सिस देख रहे हैं। सिनॉप्सिस देखिए, इंट्रोडक्शन हो गया, अलग-अलग प्रकार का पाला आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, आर्किटेक्चर में भी बुद्धिज्म का कौन-कौन है, स्तूप है, विहार है, चैत्य है, हिंदू का कौन है, टेम्पल है। स्कल्पचर में मूर्तिकला, ब्रोंज हो गया, स्टोन का हो गया, पॉटरी का हो गया। पेंटिंग में कौन-कौन सा है, 2 तरह का पेंटिंग का होता है, मैनस्क्रिप्ट और म्यूरल पेंटिंग, भित्ति चित्र। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या किए, डिफाइन किए हैं। क्या है आर्ट, एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। उसको मैं थोड़ा-सा कि उस समय व्हिच हैज़ इवॉल्व्ड सिंस द मॉडर्न पीरियड। लेकिन पाला आर्ट क्या आते-आते बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गया था। जिस समय मॉडर्न पीरियड का था उस समय आर्ट को उतना अधिक एक स्टेबिलिटी नहीं मिला था। लेकिन पाला आर्ट आते-आते एक आर्ट जो है हर तरीके से उसको विजुअलाइज़ किया गया, रिकॉग्नाइज़ किया गया। तो ये उसमें हमने लिखा है यहाँ पे कि कैसे ये बंगाल और बिहार में ये स्प्रेड हो गया, और साथ-साथ वहाँ के रूलर्स ने भी इसको कैसे प्रोमिनेंस किया और कैसे इम्पोर्टेंस दिया, और साथ-साथ इसका संरक्षण लिया। आर्किटेक्चर बताया गया, अलग-अलग चर्चा किया गया, बिहार के बारे में चर्चा किया गया है, कौन-कौन सा उसमें बिहार था, ये मैप्स उसका डायग्राम बना दिया गया, स्तूप के बारे में, चैत्य के बारे में, सब तो आप देखे होंगे, टेम्पल्स के बारे में, फिर यहाँ पे बिहार का मैप बना कर के दिखा दिए, कहाँ-कहाँ पे है। तो ये सब आपके मैप्स में होना चाहिए। जब ये नोट्स रहेगा उसके बाद फिर आप जब टेस्ट दे रहे हैं या किसी का दूसरे का कॉपी पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ अगर नया लगा, वहाँ पे चुपचाप अपने कॉपी में ऐड कर लेंगे, वैल्यू एडिशन। यहाँ पे देखिए स्टोन स्कल्पचर हो गया, पोर्ट्रेट हो गया, पेंटिंग हो गया, फिर लिमिटेशन में क्या-क्या लिमिटेशन है। इस साथ में लास्ट में कंक्लूजन। This is thus it is evident from the above description
इससे जो हमने ऊपर में एक्सप्लेन किया है उससे ये स्पष्ट है कि डिफरेंट फॉर्म जो आर्ट का है वो डेवलप्ड हुआ था पहला पीरियड में। ये आपका बना बनाया कंक्लूजन है। जब आपके पास समय कम होता है, आपकी प्रैक्टिस ठीक है, डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। अब हिस्ट्री, जीएस 1 का हिस्ट्री 30-35 टॉपिक है, जीएस 2 का पॉलिटी 30-35 टॉपिक है। ये आपका कन्वेंशनल है, तो ये तो आपका कंप्लीटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उसके बाद आप वैल्यू एडिशन करिए। जितना आप नया-नया स्कीम्स, नया-नया, जैसे भी अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या है, आपका जो आरपी है 1951 उसको ऐड करना है। आरपी 51 क्या है, उसको कैसे आप पॉलिटी में आप ऐड कर सकते हैं। फॉर्म 17C के बारे में चर्चा किया गया है, साइलेंस पीरियड है, ये सब नया-नया टर्म है। जब इलेक्शन का बात हुआ तो आप ये सब अगर ऐड ऑन करते हैं, तो अलग उसका दिखता है। देखिए, मॉडर्न आर्ट के बारे में है, जब हम पॉलिटी पे आएँगे तो उसको थोड़ा-सा बताएँगे, एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, मॉडर्न आर्ट के बारे में यहाँ पे भी हमने दिया, इंट्रोडक्शन दिया है, फिर लास्ट में यहाँ पे देखिए सिनॉप्सिस दिख रहा होगा। तो हर एक क्वेश्चन का, हर एक जितने भी टॉपिक है, सबका सिनॉप्सिस होगा और फिर उसका डिटेल्स होगा। रोल इंट्रोडक्शन हो गया, वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स, उसमें मेन कौन-कौन था, आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर में भी जो पैलेसेस था, पिलर्स था, स्तूप था, विहार था, स्कल्पचर में जो पिलर्स के ऊपर वाला, और एक इंडिपेंडेंट आर्ट जिसको हम लोग जानते हैं, लॉरिया नंदनगर, लॉरिया राज, ये अदर्स में पॉटरी, फेंस, वर्ल्ड। ये आप देख रहे हैं कि अलग-अलग ये कोट जो जिसको हम लोग बोलते हैं राजकला के नाम से, फोक आर्ट, लोक कला, एन आर्ट फॉर्म व्हिच इवॉल्व इन पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, जिसमें राजा के द्वारा, उस समय के शासक के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया, दैट इज कॉल्ड कोर्ट आर्ट। अब उसमें बताया गया है, तो डायग्राम के माध्यम से लिखे हैं, इसलिए लिखा गया है ताकि याद करने में, बार-बार रिवीजन करने में, विजुअलाइज करने में आसानी होता है। माइंड ज़्यादा पिक्चर्स को ज़्यादा वो आसानी से विजुअलाइज कर पाता है, इसलिए प्रयास किया गया है हमेशा डायग्रामेटिक। ये नहीं कि पैराग्राफ बना-बना के तो वो नोट्स नहीं, वो क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा, वो बर्डन बुक हो जाएगा। तो नोट्स ऐसा होना चाहिए कि जो आपके लिए बहुत ईज़िली रिवीजन कर सको, पढ़ सको, साथ-साथ उसको हम लोग यूटिलाइज़ कर सकें। वो बर्डन नहीं होना चाहिए, उसको इतना आप इंटरेस्टिंग बनाइए, इतना कलरफुल बनाइए कि उसको बार-बार पढ़ें और वो आपको बोरिंग ना लगे, हेक्टिक ना लगे। ये 70 पेज, 80 पेज में 10 मिनट में खत्म, ओनली 10 मिनट्स। ये कब होगा? जब आपके पास लॉन्ग नोट्स होगा और उसका सिनॉप्सिस होगा, दोनों, प्रत्येक टॉपिक का। तो देखिए सारा उसमें डायग्राम बनाया गया स्तूपा के बारे में, फिर यहाँ पे केव, विहार, ये सब चीज़ के बारे में ए टू जेड जितना भी आपका मॉडर्न आर्ट से संबंधित है, हर एक को टच किया गया है। इसलिए टच किया गया है ताकि प्रश्न जिस तरह का आएगा, जहाँ से पूछेगा, मान लीजिए कि उस समय के स्कल्पचर के बारे में बताइए, कौन-कौन सा मूर्ति मिला, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ से व्यासनगर से मिला था, एक्सकेनी का, यक्ष का, परखम मथुरा से मिला था, राजघाट से भी मिला था। कुछ और भी बहुत सारी मूर्ति मिली थी, बुलंदी बाग, लोहानीपुर, जैन तीर्थंकर, एलिफेंट, क्रिटिकल रिव्यू, तुलना पूछ सकता है कि मॉडर्न आर्ट, इरानियन आर्ट का क्या-क्या, सॉरी, कंपैरिजन क्या-क्या है, उसमें क्या-क्या था, अलग-अलग था। मॉडर्न में वुड ऑस्टेन का यूज़ किया गया था, इरानियन में सिर्फ स्टोन का यूज़ किया गया था, पिलर्स फ्लैट एंड पॉलिश था या रिप्ड था। लास्ट में कंक्लूजन है। तो मैं दिखा रहा हूँ कि ये नोट्स में देख रहे हैं आप 7-8 पेज तो लगभग रहता ही रह रहा है। पटना कलम है, शुरू में ही सिनॉप्सिस बना दिया गया। रोल, भूमिका, बैकग्राउंड क्या-क्या रहा, जिस समय मुगल पीरियड का समय था, उसका क्या-क्या फीचर्स है, स्टाइल कैसा है, लोकेशन किस पे बनाया जाता है, कौन-कौन सा सब्जेक्ट मैटर, थीम क्या है, कलर कौन-कौन सा यूज़ किया जाता है, उसका ड्राइंग तरीका कौन-सा है, कौन-कौन से फेमस आर्टिस्ट हैं, कंक्लूजन है। अब मान लीजिए यही प्रश्न 7 नंबर में आता है, अगर ये डायग्राम बना दिए हैं, सिर्फ़ इसमें आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ये कितना देर लगेगा बनाने में? मुश्किल से 2 मिनट। आप इसको थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर दिए, जो प्रश्न पूछ रहा है, फीचर्स पूछेगा तो फीचर्स, कंक्लूजन पूछेगा या बैकग्राउंड पूछ दिया उसके बारे में, आर्टिस्ट के बारे में चर्चा करना उसके बारे में, इसके बारे में ज़्यादा एम्फेसिस किया गया प्रश्न पे, उसको थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर देंगे, लास्ट में कंक्लूजन करके खत्म कर देना, हो गया। लेकिन ये बना दिए
इससे ये हुआ कि बच्चे को उस टॉपिक के बारे में अच्छे से क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो वो चीज़ हैबिट में लाना है। देखिए फिर यहाँ पे अपना लिखा गया है, इंट्रोडक्शन लिखा गया है, रिमार्केबल। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, सब टर्म को तो ध्यान रखना ही है, अपने हैबिट में लाना है। कॉमन पीपल पे बेस्ड था, डेली कोर्स, ऑर्डिनरी इवेंट्स। ये देखिए बैकग्राउंड, एक ये डायग्राम हो गया, इस तरह से बना दिया गया है कि तीनों का मिक्स था, मुगल का, ब्रिटिश का और साथ में लोकल, क्या-क्या फीचर्स रहा है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। कोई कुछ बताएँ? सर हिंदी वाला भी दिखा ये दूँ? हिस्ट्री है? हाँ, हाँ, दिखा बच्चा। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या ये नोट्स पेड ग्रुप में मिलेगा? बिल्कुल पेड ग्रुप में नोट्स मिलेगा, सबको सारा नोट्स मिल जाएगा। हिंदी में भी सारा नोट्स है, इंग्लिश में भी सारा नोट्स सबको मिल जाएगा। ये पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये सारा है, देख सकते हैं। रिवोल्ट 1857 का है। फिर इधर आएँगे तो कुँवर सिंह का क्या रोल रहा है, अलग-अलग जगह पे कैसे-कैसे वहाँ पे कहाँ-कहाँ पे गए थे, आजमगढ़। ये मैप्स बना दिया गया, चंपारण सत्याग्रह है। तो देखिए मैप्स बना करके यहाँ पे दिखा दिया गया है, 3 कट का सिस्टम दिखा दिया गया है, 3/20 ऐसे बना दीजिए, विज़ुअल होगा उसको, तो अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगेगा कि इनोवेटिव है। ये देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, यहीं पे हम लिख दिए सारा बात, ये सिनॉप्सिस है। ये याद कर लिए, अब जैसे मान लीजिए आपको आधे घंटे में रिवीजन करना है हिस्ट्री, आधा घंटा में खत्म। ओनली सिनॉप्सिस पेज, मान लीजिए 35 टॉपिक है, 35 पेज पढ़ें, खत्म। बाकी तो एक टॉपिक पे हम 7 पेज, 8 पेज, 10 पेज लिखे हैं, तो मान लीजिए 8 पेज भी लिख रहे हैं, तो 30 है तो 240 पेज हो जाएगा। लेकिन अगर सिनॉप्सिस भी बना हुआ है, 1 पेज का माइंड मैप बना हुआ है, 30 पेज, ओनली 30 मिनट्स, इनफ। अब रिवीजन खत्म। तो ये आपको हैबिट में लाना होगा, ताकि आपको ये बर्डन नहीं लगे कि क्या हम लिखे हैं, आप कंटेंट ब्लैंक नहीं हो जाए, वो वाली चीजें नहीं आनी चाहिए। अलग-अलग रोल्स, देखिए मैं डायग्राम है सेपरेशन ऑफ बिहार का। आगे देखते हैं, दूसरे सब्जेक्ट का देखते हैं। कुछ पूछिए, इनमें कुछ पूछना है हिस्ट्री में और दिखाते हैं बाकी सब। जैसे कि सिनॉप्सिस अपना समझने के लिए कि ये सब डायरेक्ट वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर शॉर्ट नोट्स वगैरह अप्लाई दिया कर चाहे सकते जो हैं भी आप, लगे। जैसा आपका प्रश्न होगा। सपोज करिए मान लीजिए पूछ रहा है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ पटना क्लम पेंटिंग, आप क्या बनाएंगे? देखिए जैसे मान लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। जैसे सपोज करिए आपसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ, मान लीजिए प्रश्न पूछ दिया एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ पटना क्लम पेंटिंग, तो आप बना सकते हैं। मान लीजिए 60 नंबर वाला है, तो रोल या इंट्रोडक्शन, भूमिका, इसके यहाँ पे इसका थोड़ा-सा ये बता सकते हैं सिग्निफिकेंस या बैकग्राउंड, और यहाँ पे फीचर्स, फीचर्स को आप एक्सप्लेन करेंगे कितने तरीके से, कौन-कौन सा उस समय के आर्टिस्ट कौन थे, मेथड क्या था, थीम क्या था, कौन से थीम पे बनाया गया था, और क्या यूज़ किया जाता था, यूजिंग मटेरियल, कौन सा मेथड हो गया, कौन सा थीम हो गया, फेमस आर्टिस्ट हो गया, यहाँ पे कंक्लूजन। ठीक है, ये हो गया आपका 60 नंबर का। 60 नंबर में ये आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, मतलब ये ब्रीफ बता दिया, इसी के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं। इससे 2 बेनिफिट है, आप जब आंसर राइटिंग करेंगे वहाँ पे, क्योंकि आपको 2 पेज ही लिखना है 7 नंबर वाले में, आप डेविएट नहीं होंगे, आप हल्का-सा इंट्रोडक्शन देंगे, 3-4 लाइन, 5 लाइन का, बैकग्राउंड बताएँगे, बैकग्राउंड बताने के बाद फिर विशेषता वहीं पे आ जाएँगे, क्योंकि विशेषताएँ ही पूछ रहा है प्रश्न। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कौन-कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता था, किस पे बनाया जाता था, कौन-सा थीम था, मेथड क्या था, और उस समय के फेमस आर्टिस्ट कौन-कौन थे, और कंक्लूजन 4 से 5 लाइन में, कि जिस तरह से हमने मधुबनी पेंटिंग को प्रमोट किया, जिस तरह से उसको
ग्लोबल लेवल पे ले गया, वैश्विक लेवल पे ले गया, उसी तरीके से पटना कलम को भी ले जाने की ज़रूरत है। दे शुड बी मेक अवेयरनेस या कैंपेन करा सकते हैं। इस तरह से मधुबनी पेंटिंग का हर एक जगह जहाँ-जहाँ इम्पोर्टेंट लोकेशन पे है, उसको पेंटिंग किया गया है। रेलवे स्टेशन पे हो गया, या पार्क में हो गया, या कोई प्रोग्राम होता है, कार्यशाला होता है, उसी तरीके से पटना कलम पेंटिंग को भी दे नीड टू प्रोपेगेट अवेयरनेस। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। उस लास्ट में कंक्लूजन में आप दे सकते हैं। सजेशन के साथ-साथ कंक्लूजन हो गया। कैसे उसको अधिक हम लोग प्रमोट करके कैसे उसको हम लोग भी ग्लोबल वाइड या वर्ल्ड वाइड बना सकते हैं। क्लियर है? यस सर। एक और क्वेश्चन है मेरा सर, नंबर जैसे कि इससे मतलब ये हिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा 19 नंबर दिए गए, इसको सर मिला 24-25 ऐसा मिलता है इसमें? मैंने किसी को भी हाँ, सर नहीं 22-23 देखा तो मतलब मैंने देखा है खुद। मुझे भी मिला है 22, तो ऐसा नहीं है, 21 22 तो मिलता है। 21 तो हमको मिला चंपारण में इस बार सर 69 में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी कह रहा हूँ कि 22 तो मिलता है। अब उसमें और आप इनोवेटिव हो गया, अच्छा लग गया कॉपी एग्जामिनर को, 23 भी मिल जाएगा। ऐसा 19-20 तो सब हमको से वेस्ट भी करना मिला है। हुआ है इसमें। अगर आपको 19-20 भी मिल रहा है, दैट यू आर गुड। आप बिलो एवरेज नहीं है। रिजल्ट कहाँ खराब होता है? बिलो एवरेज पे। एवरेज पे भी खराब नहीं होता रिजल्ट। ये भले बात है कि रैंक खराब हो जाएगा, लेकिन आप इन पक्का कर जाएंगे। लेकिन होती क्या दिक्कत, एवरेज भी तीनों सब्जेक्ट्स में नहीं रह पाता है। चाहे वो GS1 मान लीजिए, किसी का GS1 खराब हो गया, किसी का GS2 में मार्क्स आ गया, किसी का ऐसे खराब हो गया। अगर एवरेज भी तीनों में 170 आ जाता है, मान लीजिए कितना नंबर हो रहा है? 510 नंबर। 510 नंबर आप मान लीजिए, आप 70 नंबर लेके चलते हैं इंटरव्यू में। सर किसी को 580 क्या सर कितना 38 कितना कटअप गया था इस बार? इसका कटअप कितना था बताइए? 500 समथिंग था, 52-53 था शायद जनरल का कटअप। यस सर। तो देख लीजिए 580 आ रहा है। तो ये एवरेज मान के चलिए 170, 1 से मान लीजिए, चलिए आप 180 आप GS1 में अगर ले आते हैं, ठीक है, मान लीजिए GS2 में उतना मार्क्स नहीं देता, 160 दे दे, इधर 170 आ जाए। तो आपको वो देखना है ना कि एवरेज भी अगर आपका है तो आप पक्का इन तो पक्का कर रहे हैं। थोड़ा सा भी एक-एक नंबर बढ़ते जा रहा है प्रत्येक प्रश्न में, तो 10 नंबर बढ़ गया, आप एवरेज से ऊपर चले गए। और यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं बनना है किसी में, मास्टर ऑफ नन बट मास्टर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। मतलब आप एक्सपर्ट नहीं बनना है किसी ठीक में, ठाक लिख एक्सपर्ट इन देंगे तो नन। कितना नंबर एवरेज आ जाएगा सर? 17, 18, 16 आप बहुत आप मतलब थोड़ा सा बेहतर कर देंगे तो 19 नंबर तो आराम से मिल जाता है। ठीक है, अब ये देखिए इकोनॉमी ज्योग्राफी का है, इसके बारे में सारा दिखाया गया। हाँ, हिंदी का दिखा देते हैं, पहले हिंदी वाला कुछ दिखाते हैं। मिलता है क्या सर पाल कला ये सब में? क्या क्या 30 नंबर भी मिलता है क्या सर पाल कला ये सब में? 60 मिलता वाला है? मिलता है। मैं क्या कर रहा हूँ, आप समझिए कि आप जितना बेहतर लिखेंगे, आपको 20, 17, 16, 18, 22, 23 तक भी मिला है। सर मैं 30 का ये बात कर रहा देखिए, क्या बताइए, क्या बोल रहे हैं? मिल 30 जाएगा, अगर मार्क्स। आप बेहतर तरीके से आंसर लिखेंगे तो 30 नंबर भी मिलता है। 32 तक मैंने देखा है, मिलता है। मिलेगा। जो मैं बता रहा हूँ उस पे काम करिए, कंटेंट पे काम करिए। ये आपके देखिए, आपका यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है एस्पायरेंट्स की। उस पे आप नहीं सोचे, आपके हैंड में जो है, यू शुड डू दैट थिंग, यू शुड डिलीवर अ बेस्ट राइटिंग। ये इस पे फोकस करें कि हम कैसे बेस्ट दें। कितना मार्क्स आएगा नहीं आएगा ये आपके हैंड में नहीं है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर। आप कितना बेहतर एग्जामिनर फ्रेंडली आप आंसर बना सकते हैं, इस पे सोचें। उसको कितना अधिक इनोवेटिव बना सकते हैं, इस पे थिंक करें। इस पे नहीं कि कितना मिल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा वो चीज। लेकिन हमें डायग्राम बनाना है, कोट्स डालना है, फैक्ट्स डालना है, फिगर्स डालना है, संस्थाओं का नाम यूज करना है, पैराग्राफ से बचना है, पॉइंट वाइज लिखना है, मैप्स बनाना है। इस पे फोकस करिए ना, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है, ताकि कंटेंट में कंप्रोमाइज नहीं हो जाए, कुछ में बेहतर कुछ में खराब।
ओवरऑल सारा पे क्वेश्चन पे कंटेंट कंप्रोमाइज नहीं हो, इस पे फोकस करें। ये सब वो बेतुका चीज है, दैट इज बेसलेस। ठीक है, तो इस पे फोकस सर करें कि क्या करना है। बताइए। सर जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था शॉर्ट आंसर में भी चंपारण पे क्वेश्चन आ गया था और लॉन्ग में भी आ गया था, तो हम लोग को आंसर लिखते वक्त ये चीज का डर रहना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन आंसर्स में कंटेंट रिपीट हो रहा है, कि हम लोग को बस लिख देना चाहिए कि जो पूछा है 2 बार पूछ दिया नहीं, तो इससे 2 बार मतलब नहीं, लिखिए। देखिए, हाँ, उससे मतलब देखिए, अब मान लीजिए शॉर्ट में आया तो आप जैसे कि उसमें प्रश्न तो होगा ना कि चंपारण सत्याग्रह का क्या पूछ रहा है, बिहार के बारे में पूछ रहा है, नेशनल पूछ रहा है, इम्पोर्टेंस पूछ रहा है कि अब जब डिटेल्ड वाला है तो उसमें सारा कुछ लिखाएगा शुरू से लेकर के अंत तक, उसकी सिग्निफिकेंस, साथ साथ पोस्ट चंपारण सत्याग्रह के आने वाला जो भी मूवमेंट रहा उसका क्या इम्पैक्ट रहा इस पे, क्या कंसिक्वेंस रहा। लेकिन जब शॉर्ट वाला है 7 नंबर का तो उसमें आप बहुत कुछ नहीं लिख सकते हैं। रोल लिखेंगे, भूमिका लिखेंगे, कॉज लिखेंगे, फिर साथ में क्या उसका ये कंसिक्वेंस हुआ, अल्टीमेटली रिस्टोर्ड हो गया 25% और पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा, लास्ट में कंक्लूजन कर देंगे, मैप बना देंगे। क्योंकि उस मात्र 2 पेज है, यू हैव ओनली 2 पेजेज, तो 2 पेज में आप 2 पेजेस का ही कंटेंट लिखेंगे। उसमें प्रयास ये करना कि आपका समय बचना चाहिए और इतना ऐसा ना हो कि आप 2 पेज में इतना लिख दिए, पता चला कि वो कंप्रोमाइज़ फिर लॉन्ग आंसर में कंप्रोमाइज़ करना पड़ गया कंटेंट, ये नहीं होना चाहिए। मतलब शॉर्ट आंसर में आप हार्डली 6 टू 7 मिनट्स, इससे ज़्यादा आप समय नहीं दे सकते हैं। प्रयास तो ये होना चाहिए कि 5 मिनट्स में, 6 मिनट्स में उसको निपटा दें। और लॉन्ग क्वेश्चन है थैंक 18, 17, 18, 19 मिनट्स। सर शॉर्ट क्वेश्चन में इस बार हम एक के पेज लिखे थे ना, तो उसमें 3 ही नंबर दिया है। तो बहुत नंबर दे दिया, 3 नंबर दे दिया, आपको तो 2 नंबर देना चाहिए था। 2 पेज आपको कम से एटलीस्ट 2 पेज है तो 2 पेज लिखिए ना। आपको 3 के बदले 3.5 मिलता, 4 मिलता, 4.5 मिल सकता था 7 नंबर पे। क्योंकि आपने समय नहीं मिला होगा, जो भी वजह रही होगी। ठीक है, चलिए देखिए ये प्रश्न आपका नैनो टेक्नोलॉजी से है। नैनो तकनीक से आप क्या समझते हैं? इस नई तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोगों, इससे जुड़ी जोखिमों, स्वास्थ्य पे के दुष्प्रभाव क्या है? भारत में नैनो प्रौद्योगिकी विकास यात्रा में प्रमुख उपलब्धियों की चर्चा करें, क्या-क्या अचीवमेंट्स है? सारा बात लिखा गया है। नैनो शब्द किसको कहते हैं, ये हम छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। 10/9 होता है। देखिए, अब इसी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख दे सकते थे, 1 नैनो इक्वल टू 10 के पावर माइनस, ये जो इतना लिखने से बेहतर है, क्या कर दें, ये लिख दें। गिवन बाय, क्वाइंड बाय रिचर्ड एम फैन। तो थोड़ा-सा डायग्रामेटिक बनाने का प्रयास करना है चीज़ों को। उससे क्या होगा, और अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, उसको स्ट्रेस, पढ़ने पर स्ट्रेस नहीं हुआ, यहाँ दिखेगा, टिक करेगा। जिसका भी वो इस बार कॉपी देखिएगा, इसमें जिसका जहाँ कीवर्ड्स है, ऐसे कर रहा, ऐसे किया हुआ, टिक किया हुआ, आगे बढ़ता गया। क्योंकि उसके पास उतनी समय नहीं है। वो देख रहा है तो कीवर्ड्स देख रहा है, ठीक है, नैनो स्केल, ओके, टिक, आगे बढ़ गया। कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छा ये डायग्राम बना दिया, चलो टिक कर दो, 1 नंबर इसमें दे देंगे, 2 नंबर इसमें दे देंगे। ऐसे एग्जाम, क्योंकि एक कॉपी चेक करना नहीं है, उसको बहुत सारा कॉपी चेक करना है। जहाँ-जहाँ उसको कीवर्ड्स दिख रहा है, टिक करते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। आप इस वाला कॉपी देखिएगा किसी का भी। टॉप डाउन अप्रोच, इसमें कैसे-कैसे आप देखिए, वृत्त पैमाना हो गया, सूक्ष्म पैमाना हो गया, नैनो पैमाना, कितना भी डायग्राम बना दिया गया, थोड़ा-सा इनोवेटिव करने का प्रयास किया गया है। साइंस एंड टेक में जनरली डायग्राम कम बनता है, फिर भी यहाँ पे इनोवेटिव करने का प्रयास किया गया है। यही चीज़ सीखना है आपको। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू ऐड ऑन इन योर नोट्स। बॉटम टू अप्रोच हो गया, देखिए क्या-क्या यूज़ है, इसको थोड़ा-सा बना दिया गया। हाँ, इस बार ध्यान रखिएगा, अब थोड़ा-सा बीपीएससी का ये है कि एरो थोड़ा बनाने का नहीं करता है, तो सिर्फ ऐसे करेंगे, ऐसे बना देंगे, ठीक है? एरो नहीं बनाएँगे। थोड़ा-सा वो लोग, उसको ऑब्जेक्शन है ये सब चीज़ों से। बीपीएससी में ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन बीपीएससी में है, तो प्रयास करेंगे कि सिंपल रखें। जैसे ये हो गया, सिंपल रखने का प्रयास करना है। मैंने सर ज़्यादा उसमें निर्देश थोड़ा-सा दिया था। निर्देश दिया गया था। हाँ, तो उसके बाद फिर एरो खत्म कर दिया गया। देखेंगे इसी में एरो खत्म हो गया है। हाँ, तो बस हाँ। ऐसे बना देंगे, जो मैं दिखा रहा हूँ, सिंपल ऐसे बना देंगे। ऊर्जा हो गया, ऊर्जा का क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या-क्या इस्तेमाल है,
टेबल तो सब जानते हैं हेल्थ सेक्टर में कैसे नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है। आज हर जगह मान लिए नैनो बायो सेंसर का यूज़ हो रहा है। आसानी से इंडोस्कोपी हो जाता है। कीवर्ड्स इंडोस्कोपी जानते हैं क्या होता है इंडोस्कोपी? बताइए एनीवन? जैसे शरीर के भीतरी अंग की सब जांच, इंटरनल ऑर्गन ऑफ द का स्टडी करना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब नैनो आसानी रोबोट से यूज कर सकते हैं उसमें। हाँ, कर सकते हैं। नैनो रोबोट्स हो गया, नैनो बबल्स हो गया, नैनो सेंसर्स हो गया, बहुत चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम बना दिया गया है। कैसे सॉरी नैनो सोलर सेल्स है, आईआर आ रहा है, ईवी आ रहा है और उसको आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। स्पेस में कैसे यूज़ किया सकता है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो गया, नैनो ट्यूब हो गया, बुलेट प्रूफ ये नैनो टैबलेट्स हो सकता है, नैनो कैप्सूल्स जो खाता है लोग, स्पेस जो अंतरिक्ष में जाते हैं। कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है। जोखिम क्या-क्या जोखिम है अभी, स्वास्थ्य जोखिम तो है ही, कैंसर का हो सकता है, शायद से इतना नैनो पार्टिकल्स होता है जो कि अलग-अलग जाकर के फेफड़ों में सूजन हो या ट्यूमर हो सकता है, कैंसर का भी खतरनाक। साथ-साथ पर्यावरण जोखिम बिल्कुल इतने भयंकर तरीके से मिक्स हो जाता है पार्टिकल्स में, सॉइल में जो कि हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है, एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक हो सकता है, जो कि डिकम्पोज़ आसानी से नहीं होता है। असेंबलर है, रिफ्लेक्टर है, तो देख रहे हैं ये पूरा सारा सेक्शन को जितना भी डायमेंशन हो सकता है, भारत में अभी तक कहाँ तक नैनो प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, वो सारा लिख दिया गया है। अभी नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव जो लिया गया था, क्या मुख्य उद्देश्य है, अभी कहाँ उसके बाद क्या-क्या किया गया है, अभी तक उपलब्धियाँ क्या-क्या रही है, हर एक सर पहलू एक को सवाल टच पूछना करने था। का हुँ। सर कंटेंट बहुत ज़्यादा लिखें या फिर स्पेस पे ज़्यादा ध्यान दें कि ऐसा लिखें जो कि साफ सुंदर लगे, और बहुत ज़्यादा लिखते हैं तो कई बार भरा हुआ ऐसा लगता है एकदम। देखिए, ये नोट्स है आपका। जब आपके पहले आपका प्रयास क्या होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा नोट्स हो। जैसे आप मान लिया आप 8 पेज आपके पास कंटेंट है, जब वहाँ पे प्रश्न आया नैनो टेक्नोलॉजी का, अब प्रश्न किस पे फ़ोकस कर रहा है? भारत का क्या अचीवमेंट्स रहा? स्पेस में क्या अचीवमेंट्स रहा? या मान लीजिए कि मेडिसिन हेल्थ में क्या नैनो टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट्स रहा, क्या इम्पोर्टेंस रहा? जैसा प्रश्न उस हिसाब से मूव करेंगे। रही बात स्पेस का तो नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग क्यों करते हैं? ताकि आप राइटिंग जनरली लोगों का अच्छा ही होता है, लेकिन राइटिंग जो हो जब आप स्पीड लिखें तो भी आपकी राइटिंग मेंटेन रहे और वो कंटेंट भी आपका कंटिन्यू डिलीवर होते रहे। जब भी हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं, तो क्वेश्चन से पहले 2 मिनट का कम से कम उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, कि हम क्या स्ट्रक्चर बनाएँगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट बना दीजिए ये चीज़। रोल, फीचर्स, कंक्लूजन जो भी है आपका है। 2 फ़ायदा है इससे, आपका माइंड भी चलेगा इसके अनुकूल, क्या-क्या लिखना है और एग्ज़ामिनर को भी आसानी होता है। अच्छा, इस पे चर्चा करेगा, इसे बताएगा, एग्ज़ाम में जो प्रश्न आया है, यहीं पे तो कवर कर लिया गया है। अब इसी का डिस्क्रिप्शन बताया गया है। अब कितना अच्छा डिस्क्राइब किया गया है, वो एग्ज़ामिनर पढ़ लेगा, आपको नंबर मिल जाएगा। तो कंटेंट से सर पहले ये जो इस पे फ़ोकस फ्रेमवर्क करें। हाँ, सर जो फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क है ये हम लोग अपने आंसर के टॉप पे ही बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, मैं वही तो बात कर रहा हूँ। आप प ये बिना कब बनेगा? इंट्रोडक्शन ये के। आप जब आपके पास कंटेंट होगा तब बनेगा। तो पहले नोट्स बनाइए, नोट्स। आपका हर एक टॉपिक का नोट्स होना चाहिए। साइंस मतलब साइंस में क्या-क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, स्पेस है, रोबोट है, इधर आप आएँगे हेल्थ है, बायोटेक्नोलॉजी है, जीन थेरेपी है। जितना भी आपका टॉपिक्स है सारा उसको एक बार अच्छे से नोट्स बन जाना चाहिए। उसका क्या एनालिसिस है, क्या फीचर्स है, क्या कंक्लूजन है, भारत का क्या अचीवमेंट है, उससे संबंधित कौन-कौन सा स्कीम है। ये आप अगर ये इतना 1 महीने वर्क कर लिए, मान लीजिए आप ऐसा प्लानिंग कर लीजिए कि 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे 1 दिन में। इस तरह से वर्क करिए और एक अच्छा नोट्स बनाते चलिए, बाकी हम लोग कंटेंट तो उपलब्ध करा ही रहे हैं। तो जब वो आपका अगर आप हो जाएगा उसके बाद आप जब लिखेंगे तो बेहतर फिर मज़ा आएगा लिखने में। अगर आप रुपेश सर बोलिए। नहीं कर पाते हैं, जितना हम लोग ये नोट्स बना के दे रहे हैं ना, ये कहीं से कट कॉपी पेस्ट किया गया नोट्स नहीं है। ये खुद का मेहनत किया गया नोट्स है। आप देख रहे हैं हैंड रिटन नोट्स है सारा।
ये जो दे रहे हैं इसको भी अगर आप सारा मिला है, आत्मसात कर लेते हैंड हैं रिटन मिलेगा। तो उसमें भी आपका जो है कि मेंस निकलने की पूरी संभावना है, आप बहुत बेहतरीन मार्क्स से पास कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, इतना दावे के साथ ये कहा जा रहा है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम लोग जो दे रहे हैं, टीचर का काम ही यही है, आपके काम को आसान बनाना, तो वो हम लोग दे रहे हैं। बिल्कुल। आप इसको पढ़िए, इससे फिर सिनॉप्सिस बनाइए, उसके बाद फिर इसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? प्रकाश, पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ये लाइव पॉइंट क्या है? सर मेरा सवाल था कि जैसे डीआई में 72 मार्क्स का डीआई है, वैसे ही साइंस टेक में भी 72 मार्क्स का है। अभी जो नैनोटेक का जो नोट्स शेयर हुआ था मॉडल आंसर ग्रुप में, तो वो हम नोट किए और उसको पढ़े, वापस लगा कि नहीं बहुत वैल्यू एडिशन है अपने आंसर में मेरे लिए भी। तो उस 72 मार्क्स में कितना मार्क्स मतलब एट मैक्स मिल जाता है लोगों को इसमें साइंस टेक वाले में 7-8 नंबर पेपर 2 का? 36 में 21 से 22 तक मिल जाएगा। जी। और अब अच्छा लिखेंगे तो 27 28 तक भी चला जाता है एक नहीं, क्वेश्चन मैं में। सोच रहा था कि नहीं, डीआई मैं की ये तरह ही बता क्या रहा हूँ पता ज्यादा एवरेज। मिलता हो। मैं एवरेज बता रहा हूँ। देखिए, हम एवरेज पे बात करते हैं, है ना, क्योंकि बेस्ट ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि क्या उसको अच्छा लग गया तो 22 की जगह 25 भी दे देंगे, वो अलग चीज है, लेकिन एवरेज नहीं सर, आपका अपने इतना यहाँ तो क्लास मिल जो जाए। 2-3 साइंस टेक का हो गया है ना, तो साइंस टेक का थोड़ा सा ठीक पर है धीरे धीरे, नहीं, तो इसलिए भी लगा था कि इसमें स्कोर ज्यादा किया जाए। अगर आप अच्छा हाँ, तो लिखेंगे ना, जिस तरीके से हम लोग ये दे रहे हैं, इसको अगर आप लिखेंगे तो 28-30 के आसपास तक भी पहुंच सकते हैं आप। नहीं सर, देखिए आंसर ये बहुत बढ़िया लिखा हुआ है ये वाला। कितना बढ़िया कोट देखिए लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इडिल्सन गोम्स। अब ये लिख देंगे लास्ट में कंक्लूजन, कितना बेहतर हो जाएगा। सर हैबिट आज में की लाना बार है, की हैबिट। एक उसका इंग्लिश भी दे देते इसका आज जो। आपसे सर मैसेज भी किए थे कि करंट अफेयर में सर किस टॉपिक पे हम तैयार करें अपने लिए आंसर, क्योंकि एक कैलिफोर्निया फायर पता है, वन लेसन, और 2 पॉइंट कुछ क्वेश्चन पता है जो कि उस पे करंट हम अफेयर लोग के लिए ठीक है। क्लास हम लेंगे करंट अफेयर्स पे, कौन कौन सा ये महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पे हम लोग बता दिया जी जाएगा। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स है, GS1 का हिस्ट्री का आपका नोट्स तैयार है? जी सर। कौन है आपका नाम बताइए, इनका क्या नाम है? भूपेश जी, सर श्री प्रकाश नाम है सर। आपका नोट्स तैयार है, कंप्लीट रेडी है आपका GS1 का जी सर, हिस्ट्री? GS1 का हिस्ट्री का सर मतलब एज मेरे हिसाब से रेडी है सर, मैंने अपना सर ठीक ठाक लिख रखा है सारे सारे एक सारे टॉपिक का। प्लीज, GS2 का पॉलिटी? हाँ सर, पॉलिटी भी रेडी है, अभी साइंस टेक में लगा हुआ पड़ा हूँ सर। अच्छा, और इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी? इकोनॉमिक ज्योग्राफी का नहीं सर, नहीं कंप्लीट, वही वही इसके बाद वही करना है। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पहले जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स है ना उसको कमांड कर लीजिए, और करंट का अभी एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ कि आप जिसमें रिजल्ट आया था उस समय से ही अभी से भी न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते रहिए, उससे आपके अंदर जो है ना एनालिसिस बढ़ता है। एक बेसिक सा सवाल था सर। एक बताइए। सेकंड, एक एक करके। सर मेरा एक बेसिक सा सवाल था सर। देखिए मैं तो महसूस नहीं टाइम है सर, तो मुझे जो तैयारी है मुझे ये जानना था कि सर इंस्टीट्यूट में मिलेगा, जो वीकली वाला मिल रहा है उसको कर लेने से हो जाएगा, या फिर आएगा कि हाँ ये चीज पढ़ लीजिए, इसका बनाइए, इस तरह कीजिए, क्योंकि सर सारा कुछ ज्यादा चीज आइडिया है नहीं हमको, तो हम सारा चाहते बताया हैं जाएगा, तो clear आप चिंता ना करें, सारा हम लोग बताएंगे, एक एक करके बताते चले जाएंगे आपको, ठीक है सर? कंटिन्यू करें, इसके फर्स्ट पेज पे आए सर। देखिए अब ये देखिए यहाँ पे ये जो ये नंबर प्रश्न, है सर, इसको शो कर दिया जाए, थोड़ा सा ऊपर किया जाए, जो नंबर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, नीचे 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 आइए, ये इंस्टीट्यूट के नीचे होगा, और हाँ नीचे, हाँ हाँ, ये देखिए ये इसको देख लें, ये 9572799127 नंबर है। जिन लोगों को भी पेड ग्रुप में ऐड होना है, जिनको ये क्लासेस में ऐड होना है, इसी नंबर पे आपको कांटेक्ट कर रहा है, इस पे व्हाट्सअप करेंगे, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ क्लास करेंगे, उसके बाद फिर सारी बात आपसे करेंगे, नहीं तो क्लास का रिदम टूट जाता है बीच में ना। सर स्टार्ट देखिए करें। हाँ, ये पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंधों पर प्रकाश डालिए। देख रहे हैं प्रश्न, इसको 2 सेक्शन में बांट सकते हैं कि पाल कला का साथ साथ उससे संबंधित भवन निर्माण कला के बारे में बताना है, और दूसरा क्या है कि बौद्ध धर्म के साथ उसका क्या संबंध था पाल कला का, जो हम लोग पढ़ते हैं, बिहार हो गया, स्तूपा हो गया, उसके बारे में उस समय कौन-कौन सा और कहाँ-कहाँ पे महाविहार था, उसके बारे में उस समय
हम लोग देखे थे, पढ़े थे, उसको कैसे हम रिलेट करेंगे, उस समय कौन-कौन धर्मपाल ने बनाया, गोपाल ने बनाया, उसको रिलेट करना है, क्या-क्या इम्पैक्ट रहा, पाल काल के समय बुद्धा का कितना-कितना डेवलपमेंट हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ, कितना वहाँ पे उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर बना या जो भी, तो ये रिलेट किया गया। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। जैसे किसी कालखंड में विकसित कला उस समय के व्यक्तियों के रचनात्मकों को प्रदर्शित करने के साथ-साथ सामाजिक परिदृश्य की भी गहरी समझ पैदा करती है, जो उनके संस्कृति की मूलभूत पहचान भी होती है। कितना बेहतरीन लिखा गया है। इस तरह का आपको हैबिट में लाना होगा लिखने के लिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। ये देखिए आपका माइंड मैप, पाल कला का क्या विशेषता, स्थापत्य हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर हो गया, चित्रकला हो गया, पेंटिंग, इसमें बौद्ध बौद्ध का प्रभाव, हिंदू प्रभाव, मंदिर बना है, बौद्ध में स्तूपा हो गया, चैत्य हो गया, विहार हो गया, जो हम अभी देखे थे इंग्लिश में, वही चीज़ हिंदी में है। उसकी विशेषताएँ हो गया, महाविहार है, एक जगह देखिए डायग्राम बना दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, गोपाल क्या बनाया था, धर्मपाल विक्रमशिला बनाया था, सोमपुरा धर्मपाल बनाए थे। देख पा रहे हैं स्तूप के बारे में चर्चा कर दिया गया है, कौन-कौन सा चैत्य है, डायग्राम बना दिया गया है, हिंदू धर्म से प्रभावित कौन-कौन सा स्थापत्य था। सारा देख रहे हैं, पूरा ये मतलब हर एक पहलू को टच किया गया है। चित्र में हो गया, पांडुलिपि, वॉल पेंटिंग्स, दोनों भित्ति चित्र, आलोचना हो गया, समीक्षा हो गया। ये जो हिंदी में, जो इंग्लिश में देखे थे हम लोग, ये हिंदी में देख रहे हैं, वही चीज़ है। ठीक है, अब कुछ अलग चीज़ दिखाते हैं, ये सब चीज़ तो देखे हैं आप। जितना आप इस प्लेटफॉर्म ये पे देख देखिए, रहे हैं ना, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे इतना देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप हम लोगों पे भरोसा कीजिए बस। ये इट्स नॉट वन डे, आप कह सकते हैं ये बहुत समय लगता है। आप जिस चीज़ को आप 4 साल, 5 साल, 6 साल से हम लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। देखिए ये हिंदी मीडियम वालों के लिए कहते हैं कंटेंट नहीं। देखिए बिहार का आपका कलेक्शन किया गया है एक जगह, ज़मीन का सर्वे वाला। देखिए जो अब मान ली जो बच्चा पेपर पढ़ते आ रहा है, तो बिहार में क्या हो रहा है, उसको कैसे करंट से लिंक करना है, क्या उससे समस्या आएगी? प्रश्न आता है ना, इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। ये प्रश्न स्पेशली इकोनॉमिक ज्योग्राफी में तो आता ही है, करंट अफेयर्स में भी आ जाता है। आजकल तो पता चल रहा है कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन और लग रहा है कि लिख रहे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में लग रहा है कि करंट अफेयर्स का लिख रहे हैं, ऐसा क्योंकि क्वेश्चन, अब पहले वाली बात तो है नहीं कि इन करंट अफेयर्स का मतलब IR, वो बात खत्म हो गई। अभी देखिए और बहुत कुछ चीज़ में देखिए, इधर देखिए, वंशावली के बाद समय चर्चा में रहा था न्यूज़ में, रिसाइकिल का बात किया गया है। ये सारा जितना भी ये बिहार का न्यूज़ है। डेटा ड्राइवन देखिए, अभी ये साइंस एंड टेक में आएगा, आप ये बता सकते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या नाम है इसका? जेन नेक्स्ट लैब। कहाँ खुला है जानते हैं? बताइए कोई। गया में सर। गया में कहाँ? विपाड़ में। विपाड़ सर। विपाड़ का फुल फॉर्म बताइए, में सर। फुल फॉर्म विपाड़ का। बिहार लो इंस्टीट्यूट ऑफ बुलाइए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सर। हाँ, गुड। देखिए उपभोक्ता की अभी स्मार्ट मीटर का समस्या चल रहा था, मान लीजिए ई गवर्नेंस की बात आएगी, उसमें आप स्मार्ट मीटर का चर्चा कर सकते हैं कि कैसे इसका किया था। कल ही मैं पढ़ रहा था ई टैक्सी वाला, अब जो है एयर टैक्सी का जो कंसेप्ट है। अब कोई बताइए एयर टैक्सी और हेलीकॉप्टर में क्या डिफरेंस है? कोई जानते हैं? कल का पेपर में है, बताइए कोई। एनीवन? बताइए। मतलब पेपर नहीं पढ़ते हैं? हिंदी मीडियम वाला बताइए, हिंदी मीडियम वाला ही पेपर में था। लोगों का शिकायत रहता है कि हिंदी में कुछ आता ही नहीं है, क्या कौन सा पढ़ें पेपर, कौन सा पढ़ें पेपर, बस पूछना है, इम्प्लीमेंट तो होना नहीं है। बताइए हिंदी मीडियम वाले। सवाल एक बार फिर से पूछिए, क्या पूछ रहे थे? एयर टैक्सी और हेलीकॉप्टर दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ टेक्निकल डिफरेंस है? साइंस एंड टेक। एयर टैक्सी सर
कमर्शियल यूज के लिए होता है। अच्छा, यस, अच्छा, टेक्निकल और डिफरेंस पूछा जा रहा है। ओके ओके। सर एयर वो टैक्सी चीजें मतलब टैक्सी सर मैं ईवी साइंस से एंड हो जाता टेक, है इन कंटेक्स्ट ऑफ साइंस एंड टेक बात कर रहा हूँ। बताइए। सर। एयर टैक्सी सर वो सर क्या ईवी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल है सर। ओके, इलेक्ट्रिक वो तो बैटरी पे हो। और ये गुड टैक्सी गुड। सर वो इसका फ्यूल स्पेशल फ्यूल आता है। सर ठीक है, मतलब उपयोगिता के देखिए, दृष्टिकोण से अगर देखें तो सर एयर टैक्सी जो है ना वो बहुत मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, और क्या ना बहुत कम एरिया में उसको उतारा जा सकता है, आसानी से टेक ऑफ टेक किया जा सकता है। इस समय हेलीकॉप्टर तो परंपरागत है। देखिए, हेलीकॉप्टर और जो आपका एयर टैक्सी है, दोनों सर का जो इसको है ना वर्टिकल लैंडिंग और उसको करने के लिए आसान होगा, उसको लैंडिंग और टेक ऑफ करने हाँ, में एयर टैक्सी में जो है टैक्सी ना को। वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हेलीकॉप्टर में जो है बड़ा सा इंजन होता है, बड़ा इंजन होता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बैटरी होता है, लिथियम बेस्ड बैटरी होता है, उसी से चल जाएगा। और दूसरा बात, हेलीकॉप्टर में क्या है, अगर इंजन फेल हुआ तो हेलीकॉप्टर का खत्म कहानी, मतलब वो गिर जाएगा, वो एक्सीडेंट होना तय है। लेकिन एयर टैक्सी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है, इंजन का कोई कंसेप्ट नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है, ब्लेड होता है। तो इसमें गियर फेल हो गया, इंजन फेल हो गया, वो वाली बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि आप जान ही रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाली बात है, और ये इको फ्रेंडली है। एयर टैक्सी और ये सर बैटरी, ड्रोन जैसा हो गया, बड़ा सा ड्रोन ड्रोन हाँ, एक वाला तरह से कह सिस्टम जो सकते हैं, होता है बड़ा वर्टिकल, बड़ा ड्रोन कर सकते बड़ा हैं। ड्रोन। तो टेक्निकल चीजें क्या है कि इंजन उसमें हेलीकॉप्टर में होता है, इसमें इंजन नहीं होता है। प्रोपेलर और ब्लेड, उसमें जो होता है हेलीकॉप्टर में प्रोपेलर होता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, एयर टैक्सी में ब्लेड और इलेक्ट्रिक मोटर होता है, सर नॉइज उसमें गियर होता है, पॉल्यूशन। इसमें गियर, इलेक्ट्रिक टैक्सी में गियर नहीं होता है। सर स्पीड तो भी इसका ये ज्यादा सब होता है चीजें, हाँ, हेलीकॉप्टर दूसरा से। चीज है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, तो बहुत कॉस्ट ज्यादा साउंड एफिशिएंसी भी पोल्यूशन ज्यादा करता होता है, है। ये साउंड पोल्यूशन नहीं करता है। तो ये देखिए, ये क्या हो गया, मतलब अगर इस तरह का प्रश्न आता है, या आप यूज कर सकते हैं कि एयर टैक्सी को हम लोग, आज जैसे जाम का है कि साइंस एंड टेक को यूज करके कैसे हम स्मार्ट सिटी बना सकते हैं, या कैसे हम हाउ टू हैंडल, या हाउ टू यूज ऑफ साइंस एंड टेक टू टैकल ट्रैफिक कंजेशन, कैसे टैकल कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे सकते हैं आप कि एयर टैक्सी का जो अभी दौर चल रहा है, उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये कब आएगा, व्हेन यू हैव गॉन थ्रू, जब आपने पढ़ा होगा कहीं न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, या सुना होगा लेक्चर में, तभी तो लिख पाएंगे। ये आपके नोट्स में होगा, ठीक है। आगे ये देखिए, कुछ कुछ स्कीम्स है गवर्नमेंट का, उसके बारे में है। ग्राम कचहरी में ई मैनेजमेंट का बात होगा, पीआरआई का जब बात होगा तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब तो ये ऑनलाइन हो गया, इसका नाम हो गया ई ग्राम कचहरी, ई ग्राम कचहरी .बिहार.gov.in। उस पे सारा जो भी कंप्लायंस होगा अब ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन ही दीवानी और फौजदारी दोनों केस सुना जाएगा। कोई भी ओपन पोर्टल पे केस कर सकता है, और सरपंच डेट डिसाइड करेंगे और उसकी हियरिंग होगी। मोकामा के मसूर को जी आप जैसे देखिए, मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग का बात आएगा, या क्या-क्या डेवलपमेंट हमारे यहाँ है फूड का, तो उसमें एक आप बता सकते हैं कि पटना में जो दलहन का है, ये जिला पर, ये तो ठीक है, पेट्रोल पंप सीएनजी बात। ये देखिए, ये हो गया अरहर का बात है, मैटर है। ये बिहार का संबंधित जो भी है मटेरियल, देखिए ग्लूकोनाइट का बात हुआ है उस समय। अलग-अलग स्कीम्स, हमारे यहाँ जो स्कीम ये माइनिंग का जो होता है, किस तरह से माइनिंग में हमेशा अवैध खनन का मामला रहता है। हेल्पलाइन नंबर, अब मान लीजिए प्रश्न आ सकता है कि बिहार के सरकारी स्कूल में जो भी डिस्क्रिपेंसीज है उसको कैसे हम कर सकते हैं, तो ये सब आइडिया आप दे सकते हैं। मल्टी लॉजिस्टिक पार्क, ये आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी का हो गया सेक्शन, इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार में आप बता सकते हैं।
ये देखिए एम्पावरमेंट का बात हो गया, विमेन एम्पावरमेंट एग्जांपल दे सकते हैं कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जा रही है या हैज़ बीन गिवन बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। पैक्स चुनाव, तो पैक्स का कहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब भी बात होती है कानून व्यवस्था, ये देखिए पहला ड्राई लैंड बिहार में क्या नहीं है, बिहार को कैसे हम डेवलप बना सकते हैं या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिहार का कैसे हो सकता है, उसका एक एग्जांपल हो सकता है कि बिहार में खोला गया है। टूरिज्म इंडस्ट्री, जब सर्विस सेक्टर का बात होगा बिहार का, ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2024 कहाँ हुआ था? ज्ञान भवन पटना। अब यहीं से हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन, कितना बेहतर अलग हो जाएगा। कोई लिखेगा एग्जाम्पल, ये कोई डिफिनेशन लिखेगा टूरिज्म का, कोई यहाँ से शुरुआत करेगा। रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड a campaign named Travel and Tourism Fair in ज्ञान भवन पटना to promote the tourism। अब यहाँ से शुरुआत करेगा कोई शुरुआत करेगा डिफिनेशन से, वहीं पे एक नंबर उसका बढ़ जाएगा। तो ये कब? जब आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर तब, या कम से कम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एटलीस्ट जुड़िएगा तब, जानिएगा तब। ये कंटेंट एक दिन का चीज़ नहीं है, ये जुटाना पड़ता है ना। ये देखिए कृषि यंत्र, कितना बेहतर कंसेप्ट। ये क्या यही कीवर्ड्स बोलते हैं, इसी को कीवर्ड्स बोलते हैं। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन बैंक, ट्रैफिक मैनेजमेंट की कमेटी, मौसम के लिए ये आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आ सकता है, करंट अफेयर्स में आ सकता है। बिहार विजन डॉक्यूमेंट, हाउ टू मेक बिहार डेवलप्ड बिहार। जिस तरह से भारत सरकार के तर्ज पे बिहार सरकार का भी बिहार विजन 2047 लास्ट में आप कंक्लूजन में इसको आप दिखा सकते हैं। to fulfill the goal and target of Bihar Vision 2047 so that we can achieve, ताकि हम बिहार सरकार की बिहार विजन 2047 का लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। जो ये हेल्प मतलब आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं। सर ये कटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये तो सब पुराना मिलेगा, होगा ना। सब मिलेगा, सब मिलेगा। देखिए ये संवाद समन्वय, राजस्व विभाग के क्या-क्या कुछ मान लीजिए चीज़ें हैं, मान लीजिए प्रश्न आ जाता है इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार में क्या-क्या हमारे ज़मीन से संबंधित, या लॉ एंड ऑर्डर को कैसे टैकल किया जा रहा है, ग्रामीण सड़क। देखिए स्पिरिचुअल है, वो भी मैं रख सकता हूँ। मतलब ये आपके ऊपर है कि आप हर चीज़ को, ये कहाँ फ़ायदा होगा पता है? ये फ़ायदा होगा आपका ऐसे में, ऐसे में इंटरव्यू में। इंटरव्यू में। बिहार में कुछ देखो, बिहार में बहुत कुछ है। देखिए कोणार्क, देखिए यहाँ देखिए हमारे बिहार में क्या है, पालार्क, अंगार्क। आर्क समझते हैं ना क्या है ये? सूर्य मंदिर। जो कोणार्क मंदिर है भुवनेश्वर वाला, सिर्फ वही नहीं है, देवार औरंगाबाद में भी है। 12 आर्क मंदिर लोकप्रिय एवं प्राचीन है, जिसमें से आधे से अधिक बिहार में है। तो बिहार को कितना जानते हैं, देखिए ये जनगणना वाला बात है। उसके देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए, हाँ इसको देखिए कितना बेहतर चीज़ है। कैसे मान लीजिए हम तो प्रशासन में है तो हमको पता है, लेकिन जो प्रशासन में नहीं है, जो ये बच्चे एस्पायरेंट है, उसके लिए देखिए कैसे जनगणना होता है। अब जनगणना का प्रश्न आता है, अब कोई बच्चा मान लीजिए किताबी भाषा लिखता है, कोई ये बात लिखता है कि वहाँ पे एक ब्लॉक बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल प्रगणक ब्लॉक, ईडी उसको बोलते हैं हम लोग। उसमें दिखा देगा हायरार्की, ब्लॉक लेवल पे, अनुमंडल लेवल पे, जिला लेवल पे। पहले यहाँ से बीडीओ करेगा, फिर भी यहाँ से एसडीओ करेंगे, फिर यहाँ से डीएम करेंगे, तब जाके डेटा भेज। उससे नीचे होता है प्रगणक, यहाँ होता है सुपरवाइजर, उसको बोलते हैं प्रगणक, इसको बोलते हैं सुपरवाइजर, बीडीओ, एसडीओ, डीएम। अब ये डायग्राम बना देगा कोई बच्चा,
एक बच्चा सिर्फ किताबी भाषा लिख रहा है, किसको नंबर मिलेगा? एक बताइए। बार इंटरनेट देख लें सर। समझ पा रहे हैं व्हाट आई ट्राइंग टू से? इंटरनेट इशू हो रहा है क्या? हाँ, इशू आ रहा अरे है थोड़ा सा इंटरनेट का। 5G के नाम पे जो है ना ये क्लियर है, अब जा रहा है, ठीक है। यस सर, क्लियर। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, देखिए कि अब कोई बच्चा मान लीजिए यहाँ लिखेगा कि परगणक के बाद सुपरवाइजर, फिर ईबी में वीडियो, फिर एसडीओ, फिर डीएम, ये डायग्राम बना देगा। एक बच्चा सिर्फ किताबी भाषा लिख के आ जाएगा, किसको नंबर मिलेगा? बताइए। क्लियर है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बिल्कुल सर। तो नहीं इस तरह का आपको थोड़ा-सा इनोवेटिव बनाना है आंसर। और ये पैराग्राफ का तो कांसेप्ट ही छोड़ दीजिए, पैराग्राफ जितना कम से कम लिखिए, उसको कितना अधिक डायग्रामेटिक बना सकते हैं, कितना अधिक पॉइंट वाइज बना सकते हैं, वो एग्जामिनर के लिए भी आसान होता है और आपके लिए भी आसान होता है, और पेज भी अच्छा खासा भर जाता है। देखिए ये बहुत सारा ये हमारा हो गया, इंडस्ट्री सेक्टर का बात हो गया। पूरा बिहार से जो भी डेवलपमेंट हुआ है, सारा चीज़ आपको मिलेगा। देखिए हमारा बिहार, हमारी सड़क एक ऐप है, जहाँ पे भी अगर आपको लगता है खराब है, ये ई-गवर्नेंस का एग्जाम्पल हो सकता है। ये देखिए बिज़नेस कनेक्ट जो हमारा हुआ बिहार में 1.80 इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सेक्शन, ज्ञानदीप पोर्टल, केंद्र से विकास के लिए वोट पॉइंट लाइक को, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, वो छोड़ दीजिए, ये चीज़ देखिए, क्या प्रोजेक्ट है बिहार का। रेलवे हवाई अड्डा में, कृषि सहकारिता में, सही औद्योगिक में, न्याय पुलिस में, क्या-क्या प्रयास करने जा रही है बिहार सरकार। सड़क में देखिए जनवरी का है ये। अभी नीतीश कुमार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी जो प्रगति यात्रा हो रहा है, तो कुछ हर दिन नया-नया कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिलता है। रानी कमला जीवछ नदी को इंटरलिंकिंग किया जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब यही है, मतलब समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर। और भी बहुत कुछ है, समय भी फिर हम लोग देखेंगे अगले क्लास में भी दिखा देंगे कि और भी क्या-क्या मिलने वाला है। इतना चीज़ है कि आप दिखाने में 3-4 दिन लग जाएगा आपको। तो इसलिए आपको सिर्फ भरोसा करना है, हर चीज़ कंप्लीटली मिल जाएगा आपको। हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है। ये देखिए ट्यूटोरियल हमने कल दिखाया था, कल भी दिखाया था, ऐसे है। ये देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, सारी चीज़ है। देखिए एथिक्स का भी कुछ कलेक्शन में करके रखा था। सर ये आप ये कैसे सब नोट्स किस ग्रुप में एसे में डाल मिलेगा? सकते हैं सब चीज़ को, ये एसे में सारा डाल पेड सकते हैं, ग्रुप में अटैच ही कर सकते मिलेगा। हैं, सबको एसे अभी में ये डाल, क्लास देखिए आज ये ये क्लास देखिए ओपन है, ये फ्री है, लिंक भी फ्री नहीं रहेगा, लिंक भी पेड ग्रुप में ही जाना स्टार्ट हो जाएगा। आज ये सिर्फ ओपन सेशन है। कुछ दिनों के बाद वो सिर्फ पेड ग्रुप के बच्चे ही इसको ज्वाइन कर पाएंगे। ये भी ये बंद हो देखिए, जाएगा। हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन ईयर, नया वर्ड है। मतलब ये नया वर्ड इस सेंस में है कि आप जब आप मान लीजिए कि बात कर रहेंगे ना ये ऐसे में फैमिली का या इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें आप इस चीज़ को आप दिखा सकते हैं। कैसे हम अपने बच्चे को या कैसे यंग जनरेशन को और अधिक मोटिवेट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। There is a concept of transition year which has been followed in Ireland. India should also adopt such concepts to make more innovative, to make more interesting. उसका जो फील्ड में इंटरेस्ट है बच्चे का, कैसे इसको आप इंटरलिंक कर सकते हैं। ये कुछ-कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं, ये मैनेजमेंट फंडा देखिए, कुछ ज़्यादा मुझे कुछ अच्छा लगता है, मैं कलेक्ट करके रखता हूँ। और ये सिर्फ़ एक जगह नहीं, आपको ऐसे में, एथिक्स में, इंटरव्यू में,
हर जगह जीवन में आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे भी आप बेहतर एक ऑडिटर बन सकते हैं। सिर्फ ये पढ़ने के लिए आप एग्जाम पास करना तो है ही, ऑफिसर बन गए उसके बाद भी जिसके पास जितना अच्छा स्किल्स है वो उतना अच्छा इम्पैक्टफुल है, उतना अधिक इन्फ्लुएंशियल है, चाहे वो डीएम है, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे वो ब्लॉक ऑफिसर है, चाहे वो पंचायत में है। एग्जाम निकाल लेना उसके बाद भी अगर आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है तो आप यू आर नॉट गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल ऑफिसर या जो भी है सक्सेसफुल मैन। सिर्फ ये इसलिए नहीं, मतलब हर चीज पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है ना, एथिक्स का ये सब चीजें हैं। ये देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट है, बेबी पेंगुइन। देखिए आप इसको पढ़िए, इसको कितना बेहतर चीज लिखा हुआ है। यहाँ पे पहली बार जो है ना छलांग लगाती है, इसको ट्रेनिंग दिया जाता है, जो छलांग लगा ली पेंगुइन। देखिए यहाँ पे पढ़िए, जनवरी में ये समुद्र में पहली छलांग लगाते हैं। आमतौर पर 1-2 फीट से ही ये पानी में उतरते हैं। इस बार 700 बेबी पेंगुइन की इस नई मंडली का रास्ता, मतलब जो पहली बार छलांग लगा लिया, और ये प्रेरणा बनता है एक साथ कि मतलब अब बेबी पेंगुइन अब बड़ी हो गई है और इसको यहाँ पे प्रशिक्षण, पहली बार छलांग लगाती है और फिर उसके बाद वो एक तरह से इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र। एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसको आप लिंक कर सकते हैं ऐसे में। यही नहीं, इंग्लिश मीडियम में भी सर हम लोग एक पेपर नहीं पढ़ते हैं, जैसे कार्तिकेयन सर हो या हम हो, 2-3 पेपर हिंदी का, उसके बाद 1-2 पेपर इंग्लिश में, उसके बाद भी मैगजीन्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, तब जाके ये कंटेंट तैयार होता है। आप स्टूडेंट हैं, आप 70 दिन में मेंस की तैयारी के लिए इतना नहीं कर सकते। आपको ध्यान रखना है कि अपना एक पेपर इंग्लिश का, एक बिल्कुल पेपर हिंदी का पढ़ लें, सफिशिएंट है आपके लिए। आपका काम रिसर्च करना नहीं है, आपका काम जो पका-पकाई सिलेक्टिव मटेरियल दिया दिया जा जाएगा रहा है, आपको, उतना ही पढ़ना होता है। बस उतना ही करना है। आपको सिलेक्टिव कंटेंट दिया जाएगा, आप उतना ही पढ़ें। ये हमने दिखाया कि रिसर्च कैसे होता है, और ये इट्स नॉट वन डे वर्क। जी। कैसे आप अपने आंसर को और अधिक इनोवेटिव बना सकते हैं। वर्षा कुछ पूछना चाह रही हैं? रुपेश सर कुछ पूछना, बताइए किन्हीं को। कि आप एक इंग्लिश एक हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। मेरा पूछना ये है कि आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मुझे वो कंटेंट दिख रहा है जो न्यूज़पेपर का। मेरा पर्सनली यही डिमांड था जो आप मीट कर पा रहे हैं। मुझे ये पूछना है कि जैसे ग्रुप ज्वाइन करने के बाद भी आप रेगुलर बेसिस पे ये कंटेंट अपडेट भेजेंगे ही, तो फिर तो मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की नीड नहीं होनी चाहिए ना। वो टाइम बचेगा तो मैं उसको रीड करके, याद करके, उसके फैक्ट्स को निकाल करके कंपाइल करने में मैं टाइम दूंगी। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं? वो तो हम लोग मेहनत करके दे ही रहे हैं, लेकिन आप अपने हम हैबिट लोग में, जीवन दिखा में रहे भी हैं, लाएँ। हम लोग दिखा रहे हैं हाँ, कि रुपेश सर वही कर रहे हैं कि हैबिट में लाना है। देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप अभी पढ़िए, अभी तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। और टीचर का एक काम यही होता है कि वो सिलेक्टिव चीजें दी जाए ताकि बच्चे आसानी से एग्जाम क्रैक कर लें। मतलब मेरा पूछना यही था कि जैसे आपके मटेरियल पे फिर मुझे न्यूज़पेपर में अलग से फिर नहीं, निकालने नहीं, की कुछ ज़रूरत नहीं नहीं करना पड़ेगी पड़ेगा। ना, जो मैं हम लोग दे रिले रहे कर हैं बस सकती उसको हूँ। आँख बंद करके सिर्फ अपने पढ़ाई में अपने लगे रहिए। जितना कह रहे हैं उतना करते जाइए बस, और आपको कुछ करना नहीं है। ओके, थैंक यू। ओके। ठीक है सर, फिर सर क्लियर हुआ कि मेरा एक कहीं क्वेश्चन ज्यादा था। तो नहीं हो गया इन लोगों को? हेलो नहीं, सर। नहीं पूछ ज़्यादा लीजिए एक बार। नहीं। क्वेश्चन है, ले लेते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, बताइए। सर मैं एक पूछना चाहता हूँ कि जैसे पहले मतलब 67 से पहले 67 तक मतलब मौर्य कला इतिहास में जो है क्वेश्चन रिपीट होता था। तो उस समय तक तो क्या था कि मतलब कम चीजें पढ़नी पड़ती थी, लेकिन 68 के बाद में ऐसा हुआ, जैसे अभी 69 में ही पूछा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में, या फिर प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र। तो ये सब जो है मतलब पूरे इतिहास को जब तक मतलब पढ़ा नहीं जाए तब तक तो संभव नहीं है। या फिर मतलब मेरा ये कहना है कि इतने कम समय में कुछ क्वेश्चन जो है गेस करके यदि मिल जाए, है ना।
तो मिलेगा। मतलब हम लोग को फायदा हो समझ सकता गए? है। ऐसे ही मतलब वो जैसे बेस पॉलिटी है, हर सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। में आप सुन लीजिए मेरी आंसर को, हर सब्जेक्ट में टॉपिक आपको जी बता दिया जाएगा कि इस टॉपिक को गेस करके, वो साइंस टेक्नोलॉजी में हो, पॉलिटी में हो, इकोनॉमी में हो, ज्योग्राफी में हो, वो सब में बता दिया जाएगा। वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम लोग टीचर हैं, हमें जी पता है कि जी आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है। हम लोगों ने सर दिखाया भी था साइंस एंड टेक में जी पॉसिबल 20 टॉपिक्स, इसको पहले कंप्लीट करना है। ये आपका जी लगभग ये 20 टॉपिक्स है, जी जी इस पे प्रश्न बन सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग सारे टॉपिक्स पे, सारे सब्जेक्ट पे काम करेंगे। अलग-अलग फैकल्टी हैं, आदित्य सर हैं, रुपेश सर हैं, हम हैं, शशि सर हैं, अश्विनी सर हैं, डीआई के लिए अलग लोग अश्विनी हैं, सर हैं, बहुत तो अलग-अलग लोग आते हैं। रहते उस एक चीज समझिए मेरी तरफ से, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, पूरा इंस्टीट्यूट की तरह काम कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट है हम लोग, नाम ही है ISPCS इंस्टीट्यूट। इसमें सारे लोग बैक एंड टीम में सारा काम कर रहा है। आपको अंदाजा नहीं होगा, हमारे यहाँ जो कंटेंट टीम में लड़का काम करता है वो भी कल BPSC क्वालिफाई कर गया है। एक भी फैकल्टी मेंबर से लेकर के कोई भी व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जो BPSC क्वालिफाइड नहीं है कल। मैं कंटेंट टीम के लोगों की बात कर रहा हूँ, जो मेरे स्टाफ टीम में काम करते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फैकल्टी को तो आप छोड़ दीजिए, वो भी क्वालिफाइड है हमारे पास। इतने हाई अच्छे क्वालिटी के लोगों को रखा गया है, तब जाकर के इतना रिसर्च होकर आपके सामने चीजें आ रही हैं। कोई बिना BPSC पास किए हुए नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो आप बस भरोसा कीजिए। ISPCS इंस्टीट्यूट के नाम का मतलब ही है भरोसा। ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल था। सर जो हेलो, देंगे आप इस सब्सक्रिप्शन में? हाँ, ऐसे का क्लास लिया भी गया है, दिखाया भी गया है, उसका तो मटेरियल भी मिल गया ओके, था। मैं तो पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ इस ग्रुप को, हाँ, इसीलिए मुझे GS1 पता नहीं GS2 है। ऐसे सारा है। ओके, और एक और सवाल था कि जैसे GS1 GS2, जैसे कि मैं तो इंग्लिश का विद्यार्थी रहा, है ना, तो इंग्लिश में लिखता हूँ। लेकिन क्या है कि जो है मेरा इस बार मानना है कि अगर ऐसे को हिंदी में लिखा जाए तो क्या परिणाम, मतलब कि उससे बैड इफेक्ट है या उसमें मार्क्स इंक्रीज होगा? कार्तिकेन सर, ये सेम सवाल डेली रिपीट होके आ रहे हैं कि इंग्लिश में लिखें, हिंदी में लिखें। हम लोग यही बात देखिए कर रहे हैं। जिस तरह से मान लीजिए अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश में अच्छे नहीं, लिख ले रहे हैं, हम तो लोग जो तो जो है मेहनत जैसे 10th तक तो हिंदी में ही पढ़ा हम लोगों ने। मैंने पढ़ा 10th तक नहीं, हिंदी मैं में। ये नहीं कह रहा हूँ। अगर आप GS1 GS2 इंग्लिश में लिख रहे हैं, इससे पहले आपका नोट्स सारा इंग्लिश में है, इससे पहले अगर आपने दिया होगा 69 या 68, आप इंग्लिश में ऐसे का कुछ नोट्स बनाए होंगे। कहने का मतलब कि कुछ वर्कआउट तो किया हुआ होगा। अब उस वर्कआउट को एक्सेलरेट करना ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर से आप हिंदी मीडियम में कन्वर्ट होके, है ना? एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि पता चला कि आप हिंदी में आप कितने फ्रैंकली रूप से लिख पाते हैं। पंकज बोलिए। जैसे 68, हाँ 68 69 नहीं दिए हैं, मतलब 67 दिए हैं। और ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप एक बार हिंदी में तो लिख लें, इस एक बार इंग्लिश में और लिख लें, एक ही GS1 टॉपिक GS2 को। को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो ये नहीं, तो कैसा रहेगा? मैं यही बोल रहा हूँ कि ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है, तो आप मेरी आवाज़ जा रही है सर? हाँ, हाँ सर, आवाज आ रही है। बात इतनी है कि आपको ज़्यादा तकलीफ है, उसमें ऐसा करिए, आप एक टॉपिक उठाइए कोई ऐसे का, उसको हिंदी में भी लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए, रुपेश सर को भेज दीजिए, वो आपको बता देंगे इवैल्यूएट, या हमें भी किसी को भेज दीजिए, आपका वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपको किसमें बेहतर ज़्यादा लिखना ठीक रहेगा। जिनको भी देखिए, सिंपल आंसर है, जिनको भी ये इशू लग रहा है कि मैं हिंदी में लिखूं, इंग्लिश में लिखूं, ये इस सब्जेक्ट में, उसमें कुछ नहीं करना, आपको सिंपल काम करना है। जैसे कि आप मान लीजिए कि ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए महिला सशक्तिकरण पे लिखते हैं, सेम टॉपिक को इंग्लिश में वुमेन एम्पावरमेंट, सेम टॉपिक को हिंदी में महिला सशक्तिकरण, उस पे सेम वर्ड लिमिट में आप हमें कंटेंट लिख के भेज दें, मैं चेक करके बता दूंगा आपको कि आपको इंग्लिश में लिखना चाहिए या हिंदी में स्विच कर जाना चाहिए। सिंपल आंसर। ओके, एनीवन एल्स? रुपेश सर सर, हाँ बताइए। सर जैसे टेस्ट चल रहा है अभी इसमें, तो सैटरडे संडे को ये नया जो बैच लॉन्च हुआ है, जो नया आप लोग एडमिशन ले रहे हैं, इसका सारा शेड्यूल मैनेजमेंट टीम आपको दे देगा। आज आपने अभी एडमिशन ही लिया है, उसका सारा शेड्यूल बना नहीं हुआ है, नहीं सर, वो आपको मिल एक्चुअली जाएगा।